नमस्कार। चलिए आज आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री से जुड़े हुए हमारे सेशन में आज हम एक नहीं दो विषयों पर चर्चा करेंगे। दो करंट अफेयर से जुड़ी हुई न्यूज मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहली न्यूज जो है वो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ हड़प्पन कल्चर विल बी बिल्ट इन राखीगढ़ी। ठीक है, ये पहली न्यूज है। दूसरी, हैदराबाद लिबरेशन डे। हैदराबाद लिबरेशन डे पर हम बात करेंगे। ये दो न्यूज। पहले आते हैं पहली न्यूज पर। देखो, न्यूज नंबर 1, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ हड़प्पन कल्चर इन राखीगढ़ी। अब देखो, इसके बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। एक तो हड़प्पन कल्चर जो है, जो राखीगढ़ी में जो है, एक तरीके से जो ये है कि म्यूजियम जो बनाया गया है हड़प्पन कल्चर पे राखीगढ़ी में जो बनाया जा रहा है, एक्चुअली ये क्या करेगा, 5000 साल पुराने आर्टिफैक्ट्स को सिंधु घाटी से जुड़े हुए वो शोकेस करेगा, दुनिया भर के सामने रखेगा। सारी दुनिया भर से लोग जो हैं वो 5000 साल पुराने आर्टिफैक्ट्स को देखने इस म्यूजियम में जा सकेंगे। ये म्यूजियम एक तरीके से टूरिज्म भी अट्रैक्ट करेगा और दुनिया को भारत की प्राचीन हड़प्पन सिविलाइजेशन से रूबरू होने का मौका मिलेगा। और राखीगढ़ी की ये पूरी हिस्ट्री जो है ना, ये वर्ल्ड क्लास म्यूजियम फोटोग्राफ्स के फॉर्म में भी डिस्प्ले करेगा वहां पे। ठीक है, तो ये इसकी की हाइलाइट्स है। ठीक है, की हाइलाइट्स है। और कुछ चीजें बताऊं, ये जो म्यूजियम जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, ये राखीगढ़ी को इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा रिकॉग्निशन दिलवाएगा। इसकी ये कह लो कि जॉब अपॉर्चुनिटीज इसकी वजह से बढ़ेंगी। लोकल कम्युनिटीज जो इसके आसपास जो सेटल्ड हैं उन्हें रोजगार पाने में मदद मिलेगी। जब एरिया पूरा इतना डेवलप हो जाएगा, टूरिज्म को अट्रैक्ट करेगा, तो लोकल कम्युनिटीज को जॉब मिलेगा ना। और देखो, एक स्पेशल जोन जो है ना वो बनाने का प्लान चल रहा है म्यूजियम के अंदर बच्चों के लिए। ठीक है, ताकि उन्हें इतिहास से रूबरू कराया जा सके और रिक्रिएशनल तरीके से। ठीक है, रिक्रिएशनल मैनर में उनको मतलब पूरा बताया जा सके कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, तो पूरा बिल्कुल रिक्रिएट करके उनके सामने इतिहास प्रस्तुत किया जाए। इस म्यूजियम के अंदर एक एयर थिएटर और एक लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। ठीक है, एक एयर थिएटर, लाइब्रेरी जिसमें इतिहास से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें और खास तौर पे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए जितने भी वर्क्स हैं उन सबको रखा जाएगा, ताकि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में वहां पे जाकर कोई भी व्यक्ति पढ़ सके। ठीक है, अब राखीगढ़ी के बारे में बताऊं आपको। राखीगढ़ी ना सिंधु घाटी सभ्यता का एक हिस्सा, हरियाणा में एक गांव है राखीगढ़ी। एक्चुअली एक नहीं, दो गांव है जहां पे ये बसा हुआ है। ये सिविलाइजेशन कभी 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक के बीच में थी। इसका मेन फेज जो है वो 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक के बीच में था सिंधु घाटी सभ्यता का। और दो गांव हैं, राखी खास और राखी शाहपुर। यहां पर है वो आर्कियोलॉजिकल जो सारे रिमेन्स जो पाए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए, इसी पूरे इलाके को राखीगढ़ी कहा जाता है। दो गांव हैं, राखी शाहपुर और राखी खास। और पहली बार इस साइट को खोदा गया था या एक्सकेवेट किया गया था 1969 में। और उसके बाद फिर इसको अब ये कहें कि अब धीरे धीरे इसकी कई फेजेस में खुदाई की गई। 1998 में इसमें 56 कंकाल मिले थे इस साइट से। कंकाल मतलब नर कंकाल। ठीक है, जिसमें से 2 औरतों के थे जो माउंट नंबर 7 से मिले थे। और खास बात यह है कि ये लगातार ना इसका टेरिटरी राखीगढ़ी साइट का एक्सपैंड होता गया। मतलब खुदाई में पता चला ये इतना बड़ा नहीं, और बड़ा शहर था। 2015 में डेक्कन यूनिवर्सिटी पुणे ने इसकी खुदाई करने का काम जब अपने हाथ में लिया, तब इसकी पूरी सीमाएं या जितनी अब तक पता लगी हैं वो सीमाएं पता लगी। उसके हिसाब से ये सिंधु घाटी सभ्यता में जो एक पाया गया एक शहर था मोहनजोदारो, उससे भी साइज में जो है ये साइट बड़ी है। ठीक है, ये सबसे बड़ी साइट है आज की डेट में सिंधु घाटी सभ्यता में। राखीगढ़ी सबसे बड़ी है, ज्यादातर स्टूडेंट्स ये जानते होंगे। ठीक है, राखीगढ़ी के बारे में बता दो, राखीगढ़ी की एस्टिमेटेड उम्र ना 7000 साल है। 7000 साल पहले से ये एग्जिस्ट करती है ये जगह, मतलब ये जिसके बारे में बात हो रही है। और यहां पे ना शेल बेंगल्स मिली हैं, राखीगढ़ी में शेल बेंगल्स मिली हैं जो आमतौर पे राखीगढ़ी साइट पे बनाई नहीं जाती थी।
ये और इससे लगता है कि भाई ट्रेड लिंक्स थे शायद अफगानिस्तान, पाकिस्तान का बलूचिस्तान, गुजरात और राजस्थान के इलाकों में जहां पे ये चूड़ियां बनती थी, शायद इन जगहों से यहां पे लाई गई होंगी, क्योंकि राखीगढ़ी में कोई बैंगल फैक्ट्री नहीं मिली या जहां पे जो ये चूड़ियां बनाई जाती हूं। ठीक है। और ज्वेलरी ट्रेड ना ये कह लो कि इज अमंग द मोस्ट प्रोमिनेंट इन दिस साइड। ज्वेलरी बहुत ज्यादा जो है यहां के लोग पहनते थे, ये प्रतीत होता है यहां से मिले आर्टिफैक्ट से। और इस सिविलाइजेशन के लोग जो है ना प्रीशियस मेटल्स को, मतलब महंगे महंगे मेटल्स को पिघलाते थे, जैसे कॉपर, कार्नेलियन, अगेट और गोल्ड, और उससे फिर बीड्स मतलब बीजाकार जो है वो फिर बीजाकार बनाकर उन ऑर्नामेंट्स को पहनते थे। तो ये खास बात है इस साइट की। ठीक है। अब मैं बताऊं सरकार ने क्या फैसला लिया। 2020 का बजट जो केंद्र सरकार ने अनाउंस किया, उसमें 5 आइकॉनिक साइट्स को डेवलप करने का प्लान है, जिसमें से एक राखीगढ़ी है हरियाणा में, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, शिवसागर जो है असम में, धोलावीरा गुजरात में, आदिचन्नलूर तमिलनाडु में। ये म्यूजियम जो है ना इन सब जगहों पे बनाए जाएंगे, 5 जगह एक एक म्यूजियम बनेगा, जैसे अभी राखीगढ़ी का बन रहा है और इन 4 जगहों पे भी बनेगा। और टोटल जो स्पेंडिंग होगी सरकार की, टोटल जो आउटले, जो इसका खर्चा जो एस्टिमेटेड लगाया गया है वो 2500 करोड़ है, 2,500 करोड़ रुपए शायद खर्च किए जाएंगे। आप ये समझ सकते हो इस पूरे प्रोजेक्ट में, मतलब ये 5 म्यूजियम्स 2,500 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे। ठीक है। इन 5 जगहों पे हरियाणा का राखीगढ़ी, उत्तर प्रदेश का हस्तिनापुर, आसाम का शिवसागर, गुजरात ढोलवीरा, आदिचन्नलूर तमिलनाडु, ये 5 जगह 5 म्यूजियम्स बनेंगे। अभी पहला बनना शुरू हो गया है राखीगढ़ी, जिसकी हमने अभी बात की। ठीक है। तो ये थी न्यूज, और आगे चलते हैं अब जो अगली न्यूज पे। हम अगली न्यूज नंबर 2 इज फ्रॉम तेलंगाना। ठीक है। तेलंगाना गवर्नमेंट जो है ना, तेलंगाना गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और तेलंगाना गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर ना 75 इयर्स ऑफ लिबरेशन ऑफ हैदराबाद जो है वो मना रहे हैं। 75 इयर्स ऑफ लिबरेशन ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद ना अब तो हम उसे एक शहर के नाम से जानते हैं, तेलंगाना स्टेट के अंदर एक शहर है हैदराबाद, लेकिन आजादी से पहले वो पूरा एक प्रोविंस था या एक स्टेट था, जिसका एक इंडिपेंडेंट जो है वो रूलर था, जिसे निजाम कहा जाता था। निजाम ऑफ हैदराबाद थे, उनके कंट्रोल में था वो पूरा जो राज्य था। और उसने क्या किया था, इस राज्य ने, जब भारत आजाद हुआ था तो 3 राज्य ऐसे थे जिन्होंने भारत के साथ मिलने से इनकार कर दिया था। एक तो था नॉर्थ में जम्मू और कश्मीर, एक गुजरात में जूनागढ़, और एक मध्य भारत में जहां पे मॉडर्न डे तेलंगाना है और थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश, तो वहां पर था आपका हैदराबाद स्टेट। तो हैदराबाद स्टेट जो है इसने मिलने से इनकार कर दिया था, निजाम के रूल के अंडर था। ठीक है। अब होता क्या है, देखो ये देखो एक एक करके ये पढ़ लेते हैं। हैदराबाद जो है ये कह सकते हैं कि उन 3 स्टेट्स में से था जो जिन्होंने पंगा किया था और जो भारत के साथ मिलने को तैयार नहीं हुए थे। कहानी शायद आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। देखो, जब भारत का बंटवारा किया गया, 2 हिस्सों में भारत और पाकिस्तान बनाया गया, भारत के दोनों तरफ पाकिस्तान को जमीन दी गई थी, एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान, एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान 1971 में जरूर बांग्लादेश बन गया, लेकिन 1971 तक वो ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। और एक बात कि जब भारत और पाकिस्तान को आजाद किया गया था तो भारत और पाकिस्तान के रीजन्स में या जो टेरिटोरियल रीजन के अंदर जितने भी ऐसे राजा महाराजा थे जो ब्रिटिशर्स के अंडर रह के काम कर रहे थे पहले, या ब्रिटिशर्स के अधीन थे, उन सबको एक ऑप्शन दिया अंग्रेजों ने। ऑप्शन ये दिया कि भाई चाहे तो वो फ्री रहे, चाहे तो वो इंडियन यूनियन ज्वाइन करे, चाहे तो वो पाकिस्तानी यूनियन ज्वाइन करे। तो इंडियन टेरिटरी के अंदर 3 स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने भारतीय यूनियन के साथ मिलने का फैसला नहीं किया था। एक जम्मू कश्मीर, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा हैदराबाद। ठीक है। अब हैदराबाद के साथ क्या हुआ कि निजाम ऑफ हैदराबाद ना
जूनागढ़ के नवाब की तरह और कश्मीर के रूलर की तरह 15 अगस्त तक इन्होंने कोई फैसला नहीं किया कि वो क्या करना चाहते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान से इनको बहुत सपोर्ट मिल रहा था, पाकिस्तान से बहुत सपोर्ट मिल रहा था, और इनको कहा जा रहा था आप इंडिपेंडेंट रहिए, हम आपके कॉज को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बात थी, वो भारत में विलय से या भारत में मिलने से रोक रहे थे कौन? पाकिस्तान के जो ये कह लो कि उच्चाधिकारी थे और पाकिस्तान के सरगना, वो नहीं चाहते थे कि भारत के साथ मिले हैदराबाद। उसको रिलीजियस लाइंस पे भड़काने की कोशिश की जा रही थी। और एक पता है प्रॉब्लम क्या थी कि हैदराबाद बाकी के राज्यों की तरह नहीं था। अब ये कह लो कि हैदराबाद ने ना अपनी एक आर्मी भी बना रखी थी, जिसे रजाकारों की फौज कहते थे, ये रजाकारों की फौज बना रखी थी। और दिक्कत क्या थी कि भारत को इससे निपटने के लिए खुद एक इन्वेजन करना पड़ा हैदराबाद का, ताकि हैदराबाद की पूरी टेरिटरी को एनेक्स किया जा सके। क्योंकि हैदराबाद जो है वो आम बाकी स्टेट्स की तरह जो है वो बातचीत के तरीके से मान नहीं रहा था, और उसको क्योंकि वो विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया था, बिल्कुल उस हैदराबाद स्टेट चारों तरफ से भारत की बाउंड्री से घिरा हुआ था, तो भारत को के पास ऑप्शन नहीं था कि उसको आजाद रहने देते, क्योंकि फिर भारत के लिए बहुत सारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ जाती। तो इसलिए भारत ने फैसला किया कि इसको जो है अब अपने कब्जे में लेना ही होगा। 13 सितंबर 1948 को इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसको कहा गया ऑपरेशन पोलो। ये एक मिलिट्री ऑपरेशन था हैदराबाद को कब्जे में लेने का, और वहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है अपने, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बड़ी खराब हो गई थी हैदराबाद में। आम हिंदू जो थे वहां पे, उनके ऊपर रजाकारों की फौज ने जुल्म करना शुरू कर दिया था। वो चाहते थे कि डेमोग्राफिक जो जो पैटर्न है उसे बदल दिया जाए, कि जितने हिंदू हैं उनको वहां से एक तरीके से उनका सफाया कर दिया जाए। ये जो ट्रूप्स थे ना जो भारत से, जिन्होंने एक तरीके से इन्वेड किया, उनको रजाकारों की फौज जो थी, इसने बहुत ज्यादा उससे लड़ाई करने के, इसने कोई गुदा दिखाया ही नहीं। मतलब इतनी कोई इन्होंने ऐसा कोई हिम्मत नहीं दिखाई कि ये भारतीय मिलिट्री के साथ लड़ सके। 18 सितंबर को जाके इन्होंने पूरे तरीके से सरेंडर कर दिया, भारतीय फौज ने कंट्रोल ले लिया। 5 दिन लगे, 13 से 18, लेकिन 17 तारीख को तकरीबन उनके जो लीडर थे, उनके जो हेड ऑफ द स्टेट थे निजाम, उन्होंने अपने आप ही जो है वो एक तरीके से सरेंडर की घोषणा कर दी थी। पूरा कंट्रोल 18 तक बना लिया गया था। इससे क्या हुआ कि तकरीबन जो है ना 27,000 से लेकर 40,000 लोगों की जो है वो इसमें मृत्यु हुई थी इस पूरे प्रोसेस में। ये जो इन्वेजन हुआ, भारत ने इन्वेजन किया और हैदराबाद को अनेक्स करने का जो उनका प्लान था, तो इसकी वजह से हुआ क्या, तकरीबन 27 से 40,000 लोगों की मौत हुई। कुछ अनऑफिशियल फिगर्स इसे 2 लाख तक भी कहते हैं कि 2 लाख लोगों की टोटल मौत हुई थी, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि निजाम जो है ना, उन्हें हेड ऑफ द स्टेट बनाए रखा गया। चाहे बाद में क्या हुआ कि बाद में क्या होता है कि निजाम ने आराम से सरेंडर किया, मतलब सरेंडर ना बोले तो निजाम ने आराम से भारत के साथ मिलने का फैसला किया नहीं था, तो उनके साथ अच्छा सलूक बनता तो नहीं था, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके साथ अच्छा सलूक किया और उसी तरीके से उनके साथ जो है वो पेश आए जैसे बाकी के राजा महाराजाओं और प्रिंसेस के साथ आए थे। उनको भी जो है वही सम्मान दिया गया। और उसके बदले में ये जो निजाम है, ये जो आप निजाम देख रहे हो, जो लीडर थे हैदराबाद के, इन्होंने एक चीज की, इन्होंने क्या किया कि जितनी कंप्लेंट्स इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भारत के अगेंस्ट डाली थी ना, उन सबको वापस ले लिया, ठीक है। तो ये एक गुड गेस्चर दिखाया इन्होंने। और इसके बाद फिर जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये क्वेश्चन ही खत्म हो गया और हैदराबाद पूरे तरीके से भारत का हिस्सा बन गया। ये नेहरू जी की तस्वीर है, ये हमारे मिलिट्री प्रमुख हैं जिन्होंने ये किया, और ये हमारे निजाम उस समय के हैदराबाद के, इनको बाद में फिर गवर्नर का पद दे दिया गया और उसके बाद फिर ये जो पूरी समस्या है ये खत्म हुई। और हैदराबाद लिबरेशन डे इसीलिए 17 सितंबर को मनाया जाता है हर साल, ठीक है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसे मिलकर इस बार भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, कर चुके हैं, और हर साल ये रीत चली आ रही है। तो अब देखो इतने सारे साल हो गए, 2022 में भी इसे सेलिब्रेट किया गया। लेकिन ना ये दिखाता है, क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि जिन स्टेट्स ने
जो भारत के साथ जो नहीं मिलना चाहते थे, उनके साथ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सुलूक बहुत अच्छा था। उन स्टेट्स पर भी, चाहे मान लीजिए कि उन्होंने आराम से जो है भारत में विलय के ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए थे, लेकिन भारतीय गवर्नमेंट ने उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ अच्छा बर्ताव किया, ठीक है। और ये हमारी एक काबिलियत को दिखाता है एज स्टेट, हमारी क्षमताओं को दिखाता है, और ये दिखाता है कि हम कितने अच्छे हैं एज स्टेट, ठीक है। अब मैं इसमें कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं, पर बात यह है कि ऐसा दुनिया भर में आमतौर पे होता नहीं है। जहां भी अनेक्सेशन किया जाता है उसके बाद उनके हेड्स के साथ जो सलूक किया जाता है वो बहुत ही खराब होता है। भारत ने ऐसा नहीं किया, भारत ने ऐसा खराब सलूक नहीं किया। और ये जो है ये एक एग्जाम्पल था हैदराबाद के साथ, और हैदराबाद फिर बाद में भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। और अब हम जानते हैं आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना है उसके हिस्सों में है, ये कह लो कि आपको ये स्टेट मिलेगा। तो ये था आज का आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री से जुड़ा हुआ हमारा न्यूज़। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे सारे सेशन जो है वो लगाते हैं, और आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए और हिस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी जो हमारे सेशन हैं वो आप एक बार उनको सब कंपाइल कर लीजिए, आप उनको देख सकते हो। वो आपको बहुत मदद करेगा आपके आने वाले एग्जाम्स में, ठीक है। तो क्योंकि वहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए।